गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, ये है कार्यपत्रक 31 यानी कि 31 और आज हम कर रहे हैं आपका सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र 9th क्लास की वर्कशीट। और प्यारे बच्चों, आज तारीख है 21 सितंबर 2021 और आज टॉपिक है संसाधन के रूप में लोग का। तीसरी वर्कशीट है आज प्यारे बच्चों, हम दो पहले कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो वर्कशीट है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें आपके बताया जाएगा कि किस तरीके से कौन कौन सी बेरोज़गारी होती है और किस तरह की बेरोज़गारी से भारत पीड़ित है और हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा हिंट इसमें होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेरोज़गारी उस समय विद्यमान कही जाती है, याद रखिए प्यारे बच्चों, बेरोज़गारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर, जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में कहा जाए कि मान लीजिए आपके यहाँ पे 500 रुपये में कोई मजदूरी करना चाहता पर डे, यानी कि प्रचलित मजदूरी पर कोई काम करने के लिए इच्छुक लोग रोज़गार नहीं पा सकें, है ना, इस स्थिति को क्या बोलेंगे, बेरोज़गारी। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोज़गारी की प्रकृति में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी होती है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोज़गारी पाई जाती है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोज़गारी है। कौन सी बेरोज़गारी, नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोज़गारी। मौसमी बेरोज़गारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं, यानी जो लोग कृषि में काम करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, यानी ग्रामीण लोग, वो इस तरह की यानी कि मौसमी बेरोज़गारी से एक तरीके से संपर्क में रहते हैं, या ये कहें वो मौसमी बेरोज़गारी को झेलते हैं क्योंकि वो एक ही काम जैसे कि कृषि पर आश्रित रहते हैं। अब बात करें प्रच्छन्न बेरोज़गारी की। प्रच्छन्न बेरोज़गारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो काम पर लगे हुए हैं, उनके पास भूखंड होता है, मान लेते हैं उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है ना, जो ऐसे ये कहाँ पर पाई जाती है, यानी कि कृषि में ही ये काम पाया जाता है। कृषि में ही इस तरह की बेरोज़गारी पाई जाती है कि जैसे कि वो किसी भूखंड पे काम पे लगे हुए हैं, यानी खेत पे काम पर लगे हुए हैं। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता, हम ये मान लेते हैं कि किसी काम को 5 लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। कितने लोग लगे हुए हैं, 8 लोग। कितने की ज़रूरत है, 5 की। कितने फालतू हो गए, 3 लोग। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। अगर इन 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी, यानी जितना खेत में काम होना चाहिए होगा, जितना उसमें उत्पादन होना चाहिए होगा, जितना उसमें प्रोडक्शन फसल होनी चाहिए वो होगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, खेत में 5 लोगों की काम की आवश्यकता है। कितने लोगों की आवश्यकता है वहाँ पर, सिर्फ 5 लोगों की, और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोज़गार होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि 3 लोग प्रच्छन्न बेरोज़गारी के शिकार हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेरोज़गारी के प्रकार, यानी बेरोज़गारी कितने तरह की होती है, उसके क्या क्या प्रकार है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर समझ लेते हैं बेरोज़गारी के प्रकार। ठीक है, पहला क्या हो गया, मौसमी बेरोज़गारी, दूसरा है प्रच्छन्न बेरोज़गारी, तीसरा है नगरीय बेरोज़गारी। आपको पता है मौसमी बेरोज़गारी कहाँ पाई जाती है, आपको पता है प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहाँ पाई जाती है, और आपको पता है नगरीय बेरोज़गारी कहाँ पाई जाती है। अब बात करते हैं मौसमी बेरोज़गारी, जैसे जब लोग वर्ष के कुछ महीने में रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते, से बोलते हैं मौसमी बेरोज़गारी। अब प्रच्छन्न बेरोज़गारी किसे कहेंगे, व्यक्तियों को, जैसे 5 व्यक्तियों को काम करने के स्थान पर अगर हम 8 व्यक्ति काम कर रहे हो तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, 3 व्यक्ति प्रच्छन्न बेरोज़गारी के शिकार हैं। नगरीय बेरोज़गारी अर्थात डिग्री धारक युवक रोज़गार पाने में असमर्थ हैं, इसे बोलेंगे नगरीय बेरोज़गारी, और ये कहाँ पाई जाती है, नगरों में, शिक्षित लोगों में। ठीक है, ओके। शहरी क्षेत्रों में के मामले में शिक्षित बेरोज़गारी, शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोज़गारी एक सामान्य परिघटना, एक तरीके से घटना या कहें दुर्घटना बन गई है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक यानी कि 10वीं पास की तुलना में स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएट होते हैं, बीए पास होते हैं, और स्नातकोत्तर यानी कि जो एमए पास होते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, युवकों में बेरोज़गारी अधिक से अधिक तेज़ी से बढ़ रही है।
क्योंकि जो 10th पास है वो कहीं पर कोई भी मजदूरी या कुछ भी काम कर लेता है, लेकिन जो स्नातक यानी जो BA पास कर लेते हैं, स्नातकोत्तर हो जाते हैं, वो कई बार छोटे काम या मजदूरी वाले काम नहीं कर पाते, छोटा मोटा रोज़गार वो प्राप्त नहीं करते, इसलिए उनमें बेरोज़गारी की बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। बेरोज़गारी से जनशक्ति है ना, मैन पावर, जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, वेस्टेज होती है, युवकों में निराशा होती है और हताशा की भावना होती है। यह आर्थिक बोझ में वृद्धि करती है, यानी कि उन पर एक तरीके से आर्थिक बोझ या ये कहें उन पर लोन कर्जा बढ़ता चला जाता है कई बार। और जो कार्यरत जनसंख्या यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे घर के मान लीजिए एक लोग काम कर रहे हैं तो बाकी मान लो वहाँ पे सभी के सभी रोज़गार हैं, तो एक पर ही जोर पड़ेगा, है ना। यानी कि कार्यरत जनसंख्या पर बेरोज़गारों की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर यानी कि मान लीजिए कि बेरोज़गारी की समस्या है तो उनका स्वास्थ्य, रहन सहन का स्तर, शिक्षा का स्तर, बहुत सारे स्तरों में गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि उनको ठीक से वो अपना ना तो भरण पोषण कर सकते हैं, ना ठीक से रह सकते हैं, तो बहुत गरीबी आ जाती है इस तरीके से, ठीक है। इसीलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोज़गारी का अहितकर यानी कि बुरा प्रभाव पड़ता है। बेरोज़गारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। याद रखिए प्यारे बच्चों, बेरोज़गारी में वृद्धि यानी बेरोज़गारी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो मंदीग्रस्त यानी ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे कि ये मंदी की शिकार है अर्थव्यवस्था। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी रूप से नियोजित किया जा सकता है। ओके, तो अब इसमें थोड़ा सा रह गया, इनको नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व यानी कि जिम्मेदारी बन जाएंगे, ठीक है। या तो वो काम करेंगे तो यानी कि सहारा बनेंगे, अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो अन्य लोगों पर एक तरीके से दायित्व बन जाएंगे, जिम्मेदारी बन जाएंगे। इस समस्या से निपटने के लिए हमें विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न करने होंगे। अभी आपको पता हमारे कितने कार्य क्षेत्र हैं, जैसे कि प्रथम में क्या होता है, कृषि संबंधी क्षेत्र। दूसरा क्या होता है, यानी कृषि से जुड़े हुए निर्माण क्षेत्र जहाँ पे उत्पादन होता है। तीसरा क्या है, सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो 3 तरह के क्षेत्रों को हमें रोज़गार के हमें नए अवसर तलाशने चाहिए, उत्पन्न करने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए सरल से 5 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको भी हम करेंगे। ओके, चलिए इनको भी हम कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला इसमें प्रश्न है, पहला प्रश्न, बेरोज़गारी शब्द की व्याख्या कीजिए। क्या करना है, बेरोज़गारी शब्द की व्याख्या करनी है, यानी बेरोज़गारी शब्द का क्या अर्थ है उसके बारे में बात करेंगे। बेरोज़गारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते। अथवा इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि एक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम यानी कि ठीक व्यक्ति को भी काम करने का इच्छुक है लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, बेरोज़गारी का शिकार है या वो बेरोज़गार है। अब बात करें प्रश्न नंबर 2 के बारे में, तो प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि प्रच्छन्न और मौसमी बेरोज़गारी में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों, प्रच्छन्न अर्थात होता है छिपी बेरोज़गारी, जो नज़र नहीं आती लेकिन वो बेरोज़गारी होती है। ऐसे ही मौसमी बेरोज़गारी। तो प्यारे बच्चों, प्रच्छन्न बेरोज़गारी की अवस्था में हम मान लेते हैं, अब एक उदाहरण है, जैसे कि 5 व्यक्तियों का काम 8 कर रहे होते हैं। इस अवस्था में 3 व्यक्ति प्रच्छन्न बेरोज़गार हैं, यानी प्रच्छन्न बेरोज़गारी के शिकार हैं। मौसमी बेरोज़गारी अर्थात मौसमी बेरोज़गारी में लोगों को वर्ष के कुछ महीनों में रोज़गार प्राप्त नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए कृषि पर आश्रित लोग, यानी जब कृषि वाला काम होता है तो कर रहे होते हैं, लेकिन जब कृषि वाला काम नहीं होता तो वो बैठे होते हैं, उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिलता, तो इसे बोल देंगे मौसमी बेरोज़गारी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3, बेरोज़गारी के कारण होने वाले कुछ अहितकर प्रभाव यानी कि दुष्प्रभाव या उसके गलत प्रभाव बताइए, कि उसके होने वाले नुकसान क्या हैं वो बताइए। बेरोज़गारी के कारण अनेक अहितकर यानी कि बुरे प्रभाव व्यक्ति एवं समाज पर होते हैं। उदाहरण के लिए जनशक्ति संसाधन की बर्बादी, यानी मैन पावर जो रिसोर्सेज हैं वो बर्बादी, उनका वेस्टेज हो जाता है। युवकों में निराशा, यानी वो हताश, निराश, परेशान हो जाते हैं, उनके अंदर वो ऐसी भावना पैदा होती है ना।
और आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, यानी परिवार व्यक्ति पर कई बार कर्जा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ तो बेसिक ज़रूरत हैं, कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे उसे भोजन करना पड़ेगा, है ना, कपड़े, रोटी कपड़ा मकान, ये सब चीज़ चाहिए, मूलभूत आवश्यकता, तो उसके लिए उसे कहीं ना कहीं इससे कर्जा लेना पड़ेगा, यानी आर्थिक बोझ उस पर बढ़ता चला जाएगा। कार्यरत यानी कि जो क्रियाशील जनसंख्या यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं उन पर बेरोजगारी की निर्भरता, है ना, वो बढ़ता चलेगी, जिम्मेदारी बढ़ती चली जाएगी। व्यक्ति और समाज के जीवन की जो गुणवत्ता है उस पर बुरा प्रभाव इसका पड़ता है, किसका? बेरोजगारी का। ओके, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है, कैसे, हमें ये बताना है। तो प्यारे बच्चों, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है। ओके, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है। यह गंभीर समस्या है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी भी रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी की समस्या अत्यंत गंभीर रूप लेती जा रही है। ये स्थिति अत्यंत गंभीर है जिसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण क्या हो गया? शिक्षित बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण रोजगार केंद्रित शिक्षा का अभाव है, यानी कि जो शिक्षा देते हैं उसमें कहीं ना कहीं रोज़गार की बात, रोज़गार की संभावना, रोज़गार की चर्चा, रोज़गार की दिशा नहीं रहती। अभाव है, यानी रोज़गार केंद्रित शिक्षा का अभाव है। हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारी शिक्षा व्यवसाय उन्मुख और व्यवहारिक न होकर केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित हो गई है। इसलिए क्या है कि बच्चे पढ़ लिख कर के रोज़गार ठीक से प्राप्त नहीं कर पाते, वो नौकरी और जो बिजनेस है वो कई बार ठीक से नहीं कर पाते। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, आपको पता है जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, परंतु रोज़गार के अवसर उतनी तीव्रता से तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। अतः नौकरी कम है और नौकरी पाने वाले दावेदार अधिक हैं। एक तरफ तकनीकी तौर पर जो तकनीकें, जिनको टेक्निकल नॉलेज है इस समय, उन ऐसे योग्य व्यक्तियों के बीच रोज़गारी की कमी है, यानी कि जॉब कम, जबकि दूसरी तरफ आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है ना। एक तरफ तकनीकी तौर पर योग्य व्यक्तियों के बीच बेरोजगारों की कमी, जबकि दूसरी तरफ आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है, यानी कि टेक्निकल लाइन में जॉब बहुत बढ़ गई हैं। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ 5वें पॉइंट की अगर हम बात करें, 5वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि हम तीनों क्षेत्रों में हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि भारत क्या है, कैसा है, मेरे विचार से भारत में तीनों ही क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित यानी कि निर्माण पैदा किए जा सकते हैं, उत्पन्न किए जा सकते हैं। लेकिन भारत कृषि प्रधान देश है एवं अभी भी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती है। अतः यदि हम कृषि क्षेत्र को विकसित करके जैविक खेती की तरफ ध्यान दें तो अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है, जैसे कि रोजगार के नए अवसर सृजित हो जाएंगे। जैविक कृषि के द्वारा स्वास्थ्यप्रद खाद्य, यानी कि ऐसा खाना पीना जो कि हमें स्वास्थ्य प्रदान करेगा, यानी हम बीमार कम होंगे। पदार्थों का निर्माण होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे बेरोजगार युवाओं का पलायन रुकना, यानी कि जो गांव से लोग शहरों की तरफ भागते हैं रोज़गार के लिए, उनका वहाँ से आना, शहर की तरफ आना रुक जाएगा। गांव में ही वो अच्छा रोज़गार अपना प्राप्त कर सकेंगे। 4th पॉइंट की बात करें, भारत के गाँव के स्वास्थ्य स्तर में सुधार आएगा, यानी भारत का जो गाँव का स्वास्थ्य का जो स्तर है, यानी कि वहाँ के लोगों की सेहत है वो और भी अच्छी होने लगेगी। अब बात करें पॉइंट नंबर 5 की। ओके, पॉइंट नंबर 5 क्या है? किसानों की गरीबी और बेरोजगारी में कमी आएगी। तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं ऐसे ही अनेक लाभ कृषि क्षेत्र को विकसित करने से हो सकते हैं और रोज़गार के अवसरों में वृद्धि हो सकती है, और एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हमारे भारत में हो सकता है, जिसे हम कहते हैं बेरोज़गारी। ओके, तो प्यारे बच्चों, आप इस वर्कशीट को ध्यान से देखिए, समझिए, इस वीडियो को रिपीट करके देखिए और अपना बहुत ध्यान रखिए, पूरी मेहनत से पढ़िए, खुश रहिए और लंग्स को यानी कि फेफड़ों को मजबूत करने वाले एक्सरसाइज प्राणायाम जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।